एवरीवन वेलकम बैक। आज अपन चालू करेंगे OIDAR अंडर जीएसटी। सबसे पहले ये वर्ड सुनते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि ये है क्या जीएसटी के अंदर। OIDAR एक्चुअली ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म बनता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। तो ये क्या है डिटेल में अपन जाके पढ़ लेते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसका आ जाएगा। तो पढ़ते रहना मेरे साथ। ओके, मीनिंग ऑफ OIDAR क्या लिखा है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 17। एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ जो अब तक मैंने शायद बोली नहीं है कि बहुत सारे एक्ट्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन मेंशंस होती है। तो ये OIDAR का मीनिंग भी सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन से याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017 स्टेट्स दैट online information and database access or retrieval services that is OIDAR। समझ में आ रहा है? तो OIDAR मतलब क्या? तो OIDAR means it is one kind of service, ठीक है, means services whose delivery is mediated by, जो मैंने वर्ड्स रेड में हाईलाइट करके रखे हैं उसके ऊपर अच्छे से गौर करना। whose delivery is mediated by information technology। ओके, तो सर्विस ऐसी प्रोवाइड हो रही है कि सर्विस सामने वाले को रेंडर्ड हो जाती है, डिलीवर हो जाती है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द एड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट। बट ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेट चाहिए और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई इसेंशियली ऑटोमेटेड। ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है जिसके अंदर, और यू कैन से देयर इज अ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। आगे लिखा इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। तो कोई भी ऐसी सर्विस जिसका सर्विस का डिलीवरी, सर्विस का रेंडरेंस विद द हेल्प ऑफ विद द एड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है, ओवर द इंटरनेट हो रहा है बट ऑफ कोर्स, और ये जो भी प्रोसेस है डिलीवरी का प्रोसेस है, सर्विस प्रोवाइड करने का प्रोसेस है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। और यू कैन से देयर इज अ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है जिसके अंदर, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑटोमेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो करते हैं, उस सर्विसेज को बोला जाता है OIDAR सर्विसेज। आई होप आपको मीनिंग क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऐसे कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जो ऑटोमेटेड विदाउट या मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे कि advertising on the internet, this is one of the example of OIDAR। providing cloud services, ये तो अब ये सबको मालूम है। ये आजकल क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? क्लाउड पे आपको एक वर्चुअल मेमोरी मिलता है जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, अपना जो भी डेटाबेस है वो स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज में रख सकते हो। ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशंस का जो यूज डेटा उनके पास जमा होता है, सॉफ्टवेयर वालों का यूज डेटा, वो क्लाउड्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। परचेस पे भी मिलता है और कुछ जीबी तक, कुछ हद तक अपने को फ्री भी मिलता है। जैसे कि अपना जीमेल वाला अपना क्लाउड सर्विस का जो डेटा प्रोवाइड करता है, कुछ 15 जीबी तक आपको फ्री मिल जाता है, उसके आगे एक्स्ट्रा चाहिए तो अपने को परचेस करना पड़ता है। ओके, तो वो सब एक सर्विस है। कौन सी सर्विस उसको बोलने का? OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। ओके, नाम में बहुत कुछ है। डेटाबेस एक्सेस, तुम डायरेक्ट सर्वर पे जाके वहां से लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो। अभी यूट्यूब के अंदर अपन वीडियोस अपलोड कर ले, तो यूट्यूब का एक सर्वर है, दैट इज उनके पास एक क्लाउड सर्विस उन्होंने लेके रखी है गूगल से। तो जैसे ही अपन लिंक पे क्लिक करके तुम लोग को यूट्यूब के अंदर का वीडियो दिखता है, तो वीडियोस कहाँ पे स्टोर है? तो क्लाउड में स्टोर है। ओके, तो ये जो नथिंग बट ये कौन सी सर्विस है? OIDAR सर्विस है। आगे प्रोविजन ऑफ मूवी, सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, म्यूजिक एंड अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंटरनेट। तो ऐसा इंटरनेट के अंदर आपको जो सारी मूवी, सॉफ्टवेयर, ई बुक्स वगैरह जो भी मिलता है वो सब क्या है? OIDAR के हेल्प से मिल रहा है वो सब।
देन प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करके अगर अपन किसी को अपना डेटाबेस का एक्सेस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, तो फिर उसको तुम OIDR बोल सकते हो। अरे मिसाल के तौर पे एनी डेस्क का एग्जांपल ले लो, मैं मेरा डेटाबेस किसी और को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या करने देता हूँ, एक्सेस करने देता हूँ। तो कोई भी मेरा डेटाबेस में किसी और को एक्सेस करने दे रहा हूँ, मेरा डेटाबेस कोई और एक्सेस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो उस चीज को भी क्या बोलने का, OIDR बोलने का। देन लास्ट क्या लिखा है, ऑनलाइन सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट दैट इज मूवीज, टेलीविजन शोज, म्यूजिक, ये सब जो डिजिटल कंटेंट सप्लाई किया जाता है टीवी चैनल्स वालों को, जो कंटेंट मिलता है वो सब क्या है, OIDR है। डिजिटल डेटा स्टोरेज, ये मैंने बात किया, और ऑनलाइन गेमिंग जो भी स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, गेमिंग पबजी, ये तो सबको मालूम है, तो उसका भी एक सर्वर है, उसका भी एक डेटाबेस है। तो वो सब चीजें क्या है, ऑनलाइन गेम तुम कोई भी काइंड का खेलो, पबजी तो मैंने जो मोस्ट फेमस है उसका नाम लिया हो, तो ये सब क्या है, OIDR सर्विसेज है। जो सर्विसेस अपने को मिल रहे उस सर्विसेज को अंडर GST नाम देके रखा है, OIDAR। शॉर्टकट ही याद हो जाएगा, फुल फॉर्म बस समझ लेना क्या है उसका, उसके फुल फॉर्म में बहुत कुछ लिखा हुआ है। देन कुछ की पॉइंट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम आएंगे, तो मैंने ऑल ओवर OIDR समझाने के लिए बताया। तो की पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, क्या होता है GST के अंदर, इसका क्या इंपैक्ट आता है, GST के अंदर ऐसे सर्विस देने वाले को कैसे रजिस्टर होना है, ठीक है। तो देख लेते क्या लिखा, इफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स आर इन इंडिया, मतलब बोथ द पार्टी सप्लायर एज वेल रिसिपिएंट आर इन इंडिया। अब ऐसा क्यों बात कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज अपन ले रहे हैं, वो जरूरी नहीं ना अपने लोकल एरिया का सप्लायर ही रहेगा। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स का बात करते हैं, तो नेटफ्लिक्स थोड़ी ना अपने लोकल एरिया में, तो आउटसाइड इंडिया बैठा है, लेकिन फिर भी अपन इंडिया में बैठ के, किसी भी गली में बैठ के, घर पे बैठ के, एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटाबेस एक्सेस कर पाते हैं ना। इसके लिए यहाँ पे बात करना पड़ा। और अगर पहला वाला मीनिंग का अगर पॉइंट आपको अच्छे से याद है, सेक्शन अगर अच्छे से याद है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 बोला था मैंने, उसमें IGST एक्ट लिखा था, दैट्स व्हाई IGST कम्स ओवर हियर। ओके, तो पहले ये पॉइंट्स क्या है पहले समझ लो। दो पॉइंट मैं साइमल्टेनियस बोल रहा हूँ, सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स आर इन इंडिया, एंड सेकंड पॉइंट इज सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड लोकेटेड इन इंडिया। तो एक जो पॉइंट है उसके अंदर सप्लायर रिसिपिएंट दोनों इंडिया से, और एक पॉइंट में सप्लायर आउटसाइड इंडिया से, और इंडिया में बैठा कोई तो रेसिडेंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है इंडिया के अंदर का, नेशनलिटी वाला पर्सन वहां से सर्विसेज रिसीव कर रहा है। तो देखते हैं क्या फिर GST का इंपैक्ट आता है ऐसे काइंड ऑफ सर्विसेज के ऊपर, और ये टाइप ऑफ पर्सन लिया तो सप्लायर रिसिपिएंट दोनों इंडिया से, तो उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का रूल सप्लाई हो जाएगा, सप्लायर भी इंडिया से, रिसिपिएंट भी इंडिया से। तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का रूल्स यानी क्या, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का रूल यानी टर्नओवर का लिमिट चेक करो, कौन से स्टेट में बैठा हो चेक करो। मैंने रजिस्ट्रेशन के लेक्चर के अंदर बुलाओ तो वो सब रजिस्ट्रेशन की कैटेगरीज इनको क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएंगी। बट अगर सप्लायर है आउटसाइड इंडिया में, सप्लायर कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, एंड द recipient is unregistered and India में located है, तो क्या होगा, then such supplier has to take compulsory registration under the simplified registration scheme। तो OIDAR सप्लायर को, सर्विसेज प्रोवाइडर यानी कौन, सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, भले वो इंडिया से नहीं। तो इफ सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, GST अपना स्कोप बढ़ा के GST कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहते कि इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर जाए यार, क्योंकि इंडिया का रिसिपिएंट इंडिया में सर्विसेज ले रहा है, तो इंडिया का पैसा आउटसाइडर के सप्लायर को पे कर रहा है, तो फिर वो पैसा बाहर जा रहा है, तो उस मनी के ऊपर गवर्नमेंट क्या चार्ज करके, GST चार्ज करके कुछ हद तक पैसा इंडिया में रख रही है। दिस इज द पॉइंट, ये लॉजिक के साथ समझना इस पॉइंट को। इसके आगे के जितने सारे पॉइंट ऐसे आएंगे ना आउटसाइड इंडिया वाले, तुम खुद से बोलोगे हाँ इंडिया से पैसा बाहर नहीं भेजना है, इंडिया में रखना है, दैट्स व्हाई GST इज चार्ज ओवर हियर फ्रॉम द आउटसाइडर, दैट इज फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया पार्टी, इन दिस केस which is a supplier, OIDR supplier। Is it clear to all of you? बहुत सारे कंसेप्ट्स के अंदर GST में आता रहेगा, एक सेम लॉजिक के साथ 7-8 कंसेप्ट बना के रखे, one of which concept is over here, that is OIDR services। I hope it is clear to all of you। लास्ट पॉइंट क्या है पढ़ लेते हैं, any OIDR service provider supplying online information and database access or retrieval services, that is OIDAR, from a place outside India से to a non-taxable online recipient। ये दोनों पॉइंट में क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर सप्लायर आउटसाइडर था, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से था, यहाँ पे भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से है, बट यहाँ पे जो रिसिपिएंट था सेकंड पॉइंट के अंदर का रिसिपिएंट, वो इंडिया में लोकेटेड था, इंडिया का अनरजिस्टर्ड पर्सन था, बट इन द थर्ड केस
लोकेटेड इंडिया वाला पर्सन है, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे चेक करेंगे तो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो नॉन टैक्सेबल, बट इंडिया में उसके अंदर टैक्स नहीं लगाना है, तो शायद वो सिर्फ लोकेटेड रहेगा, शायद सिर्फ इंडिया में रहेगा वो, बट वो नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर बाय एनी लॉ जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी के कोई तो सेक्शन के तहत वो बच रहा है। तो टू नॉन टैक्सेबल ऑन रिसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय फाइलिंग जीएसटी आरईजी 01। तो जो ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर है जिसको हमने रजिस्ट्रेशन लेने बोला है, तो रजिस्ट्रेशन कौन सा फॉर्म भर के लेगा, तो बोलता है फॉर्म नंबर इज जीएसटी, रजिस्ट्रेशन का आरईजी लिखा हुआ है, फॉर्म नंबर याद कर लेना जीएसटी आरईजी 01। तो दिस इज ऑल अबाउट ओआईडीआर सर्विसेज, इसमें और कुछ है नहीं। आई होप ये आपको अच्छे से समझा रहेगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।